नमस्कार, दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारा ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको हम एक खुला मंच प्रदान करते हैं। हम जो भी विषय शामिल करते हैं खेती किसानी से संबंधित, उसके संदर्भ में जितने भी सवाल आपके पास हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी समस्याएं हमसे साझा कर सकते हैं, जिनका निदान हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में किन विषयों पर होगी चर्चा, आइए सबसे पहले आपको बता देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वर्षा आधारित खेती प्रणाली पर, और साथ ही हम आपको बताएंगे प्राकृतिक खेती के बारे में। ये क्या है, किस तरह से फायदेमंद हो सकती है, कैसे आप इसे अपना सकते हैं, इन तमाम पहलुओं पर आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है। आपके पास कोई भी सवाल है, आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061। हमारे टोल फ्री यानी कि निःशुल्क नंबर हैं, जिस पर आप अगले 1 घंटे के दौरान हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही ईमेल भी आप कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। कार्यक्रम के दौरान ही आप ईमेल हमें कीजिए, हम कार्यक्रम में उसे जरूर शामिल करेंगे। और आपके जो भी सवाल होंगे किसान भाइयों बहनों, उनके जवाब आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए परिचय करवा देते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर राम अधीन सिंह जी। बता दें ये उपायुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार में। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। साथ ही हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं डॉक्टर दीप्ति सिंह। बता दें आपको, ये वैज्ञानिक हैं कृषि प्रसार कृषि विज्ञान केंद्र में। डॉक्टर दीप्ति सिंह, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम हेलो किसान में। तो आज के हमारे इस कार्यक्रम में चर्चा होने वाली है वर्षा आधारित खेती प्रणाली और प्राकृतिक खेती के बारे में। कोई भी सवाल है, जल्दी से अपना फोन उठाइए, हमसे आप साझा कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके कॉल्स का, आपके सवालों का हम इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हम अपनी चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। पहला विषय है वर्षा आधारित खेती प्रणाली। तो डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख कर लेते हैं, स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं। आपसे जानना चाहेंगे, हमारे देश की अगर बात करते हैं तो लगभग बहुत ज़्यादा जो क्षेत्र है वो वर्षा आधारित ही रहता है, निर्भर रहता है। अगर हम सिंचाई की बात करते हैं, खेती की बात करते हैं, तो ऐसे में आप किस तरह से इसे महत्वपूर्ण बताते हैं कि इसके अनुसार ही, इसके आधार पर ही हम खेती की एक नई प्रणाली को अपनाएं? जैसा कि आप जानते हैं किसान भाइयों कि हमारे देश का लगभग जो कृषि क्षेत्र है उसका 51% जो है कृषि वर्षा आधारित है जी। तो वर्षा आधारित खेती प्रणाली को अपनाने के लिए हम सबसे पहले एकीकृत खेती प्रणाली को अपनाते हैं, जिसमें 3 पिलर होते हैं बेसिकली। उस 3 पिलर में पहला होता है आपका कृषि, दूसरा होता है बागवानी, और तीसरा होता है पशु और या मत्स्य पालन। ये 3 चीज़ें इसमें बेसिकली होती हैं। तो आपको ये तीनों चीज़ों करना है वर्षा आधारित खेती प्रणाली में। वर्षा आधारित खेती प्रणाली में एक चीज़ और है कि अगर आपके पास, चूँकि वर्षा आधारित खेती है, तो इसमें आपको आपके सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था भी करना होता है। तो उसके लिए फार्म पॉन्ड्स वगैरह जो आपके खेत पर उपलब्ध हैं या आप उपलब्ध करवाना चाहते हैं, कुछ ऐसी स्कीमें हैं, जो योजनाएं हैं जिसमें खेत तालाब बनाए जाते हैं। तो उस योजनाओं का लाभ उठा करके आप अपने खेतों पर तालाब बना सकते हैं, जिससे कभी लंबी ड्राई स्पेल मीन्स 2 बरसात के बीच में अगर लंबा अवधि हो तो उस दौरान आप अपने तालाब के पानी से अपने फसल को सिंचाई कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों का है कि आपको अगर इकोनॉमी मान लीजिए कि किसी तरह से ड्राउट होता है, किसी तरह से सूखा पड़ता है, तो आपका दूसरे पिलर जो आपके बागवानी का पिलर है या आपका
जो पशुपालन या मत्स्य पालन का पिलर है, उसके थ्रू आप अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही मिलेगा। तो किस तरह से आप योजना बना सकते हैं, इस प्रणाली को अपना सकते हैं, इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक विशेष रिपोर्ट है, वो आपको दिखा देते हैं। विश्व की कृषि भूमि के करीब 80% भाग पर वर्षा आधारित खेती की जाती है और इस क्षेत्र से विश्व के मुख्य खाद्य पदार्थों का लगभग 70% उत्पादन होता है। हमारे यहाँ भी वर्षा आधारित कृषि की बहुलता है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वहाँ कृषि बारिश पर ही निर्भर है। भारत में वर्षा आधारित क्षेत्रों में छोटे व सीमांत किसानों की बहुलता पाई जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए यहाँ के किसान विशेष कृषि प्रणालियों को अपनाते हैं, जहां खासकर मोटे अनाज, दलहन, तिलहन, धान और कपास की खेती मुख्य है। वहीं बागवानी फसलों में आम, चीकू, आंवला, शरीफा जैसी फसलें शामिल हैं। अगर किसान खाद्यान्न फसलों के साथ बागवानी फसलें भी लगाते हैं, तो नुकसान की भरपाई किसी एक जगह से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ कमजोर मिट्टी, निम्न वर्षपात फसल उगाए जाने की अवधि किसानों के सामने सीमित विकल्प देते हैं। इन क्षेत्रों में मिट्टी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए किसान इन बातों का ध्यान रखे। बड़े ठेले बनने से रोकने, मिट्टी में अनुकूल नमी होने पर जुताई करे। फसल चक्र अपनाएं, जिसमें अनाज व फलीदार फसलें शामिल हो। फसल चक्र में सतह आच्छादित को शामिल करना, मृदा जैविक अंश की वृद्धि के लिए जैविक खाद का इस्तेमाल करना, बीजांकुर व पौधे संख्या को बढ़ाने के लिए सतही पपड़ी को तोड़ने के लिए हल्के कृषि यंत्रों का प्रयोग करना। इसके अलावा समय समय पर कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर खेती में बदलाव करके हानि को कम व लाभ को बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए, अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट, आइए इसी के साथ हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगला विषय है प्राकृतिक खेती, उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर दीप्ति हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर दीप्ति, सबसे पहला सवाल यही कि प्राकृतिक खेती से क्या समझे हमारे किसान, क्या कर सकते हैं इसे अपनाने के लिए? प्राकृतिक खेती भारत सरकार की बहुत ज़्यादा जोर दी जा रही है प्राकृतिक खेती के लिए, क्योंकि हमारे देश में अभी तक किसान रासायनिक खेती करते आ रहे थे। तो रासायनिक खेती के कारण हमारी भूमि की जो उर्वरा शक्ति थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है और हमारे किसान भाइयों की लागत भी अधिक बढ़ रही है और उत्पादन भी कम होता जा रहा है, जिसके कारण प्राकृतिक खेती की ओर ध्यान दिया जा रहा है। और प्राकृतिक खेती एक गौ आधारित खेती है। एक देसी गाय से हम 30 एकड़ तक की भूमि पर खेती कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल रासायनों का से मुक्त खेती अगर हम करते हैं तो उसे हम प्राकृतिक खेती का नाम दे सकते हैं। बढ़ावा दिया जा रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। मन की बात में भी उन्होंने जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान अगर प्राकृतिक खेती को अपनाते हैं तो ना केवल उनकी जो उपज है उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी, बल्कि वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो किस तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाया जा सकता है, इसके कारक क्या क्या हैं, इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। खेती को सफल बनाने और सुखद परिणाम लेने के लिए जरूरी है कि कृषि प्रकृति के अनुरूप की जाए। इसमें जितना कम रसायनों का प्रयोग होगा, भविष्य उतना ही सुरक्षित माना जाएगा। इसीलिए अब ज्यादातर किसान प्राकृतिक खेती को अपना रहे हैं, जिसमें पशुधन का खासा योगदान है। पशुओं के गोबर व गोमूत्र से बेहतर खाद और कीटनाशक बनाया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से मिल जाते हैं। हमारे देश में ऐसे कई किसान हैं जो खेती के साथ पशुपालन नहीं करते। उनके लिए खाद उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अहम कदम उठा रही है। साल 2023-24 के लिए पेश किए गए बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अगले 3 सालों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 459 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक व जैविक खेती को और समृद्ध बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों को संशोधित किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ी प्राकृतिक खेती को बेहतर तरीके से समझ और अपना सके।
तो देखिए अभी आपने एक विशेष रिपोर्ट और इसी के साथ आइए हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वर्षा आधारित खेती प्रणाली, जिसके बारे में हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी कि एक ऐसी प्रणाली है जिसमें हम फसलों की खेती कर सकते हैं, बागवानी फसलों को अपना सकते हैं, साथ ही साथ पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन को भी यहाँ पर अपनाया जा सकता है। खेत में तालाबों का निर्माण, खेत के नजदीक ही तालाबों का निर्माण करवाया जा सकता है। लेकिन डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हमारे किसानों को एक योजना बनानी है, एक मॉडल तैयार करना है, तो उसके लिए जरूरी हो जाता है कि उनको जानकारी मिले। तो किस तरह से वो प्रशिक्षण ले सकते हैं, जानकारी कहां से ले सकते हैं, इसके बारे में सबसे पहले तो आप इसके बारे में बता दें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार पहले से ही एक योजना लागू कर रखी है जो 2014 से क्रियान्वयन में है और उस योजना का लाभ आप ले सकते हैं। आप उसका राष्ट्रीय उस योजना का नाम ही जो है वर्षा आधारित खेती प्रणाली है जी। उस योजना का नाम ही वर्षा आधारित खेती प्रणाली है। उस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। इस योजना का ये आज के समय में इस योजना को लेने के लिए आप अपने जो ब्लॉक लेवल के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। वो इसके बारे में आपको सारी बातें बता सकते हैं। दूसरी चीज़, हमारी एक एक्सटेंशन विंग है जिसको आत्मा के जो प्रोग्राम हैं उसके थ्रू ये इसका ट्रेनिंग बहुत भी होता है। और साथ में हम किसानों को ये योजना देते हैं उस किसानों को भी हम ट्रेनिंग प्रदान करते हैं और उसका डिमॉन्स्ट्रेशन भी करते हैं। दोनों चीज़ हम करते हैं, फील्ड पर भी और ट्रेनिंग भी प्रदान करते हैं। तो उस ट्रेनिंग से आप बस इसका एक ही बात है कि हम एक क्लस्टर अप्रोच बेस्ड है। क्लस्टर हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। उस क्लस्टर में जितने भी किसान होते हैं सारे लाभान्वित होते हैं उस इस योजना से। बिल्कुल। तो देखिए वर्षा आधारित खेती प्रणाली ही योजना है, आप इससे जुड़ सकते हैं। कहाँ आपको संपर्क करना है हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। बस अब आप इस ओर अपने कदम बढ़ाइए, सरकार पहले से ही तैयार है आपकी मदद के लिए। बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल हमारे पास आ गया है जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल करना चाहूंगी, गुंजन गुप्ता जी का। लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ईमेल को मैं थोड़ा साइड में रखती हूँ, अभी करूंगी इसको भी शामिल कार्यक्रम में। लेकिन कॉलर जुड़ गए हैं नंदस्वरूप मिश्रा जी, उनका सवाल हम पहले शामिल कर लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार नंदस्वरूप मिश्रा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ कि ये वर्षा आधारित खेती की जाती है, इसमें कौन कौन सी फसलें ली जाती है, किस प्रकार की मिट्टी होनी चाहिए और हमारा जो है जलवायु और मौसम किस प्रकार से होना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। क्या कहेंगे डॉक्टर सिंह, किस तरह की जलवायु में इसको अपनाया जा सकता है, कौन सी मिट्टी होनी चाहिए, कौन कौन सी फसलों को इसमें शामिल कर सकते हैं? जो फसलों का सवाल है उसके लिए हमने जो है हमारी एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जो है एक इंस्टीट्यूट है जो कि हैदराबाद में स्थित है। उसका नाम क्रीडा इंस्टीट्यूट से ज़्यादा फेमस है वो। तो क्रीडा इंस्टीट्यूट ने एक ऑलरेडी जो है कंटीजेंसी प्लान डिस्ट्रिक्ट वाइज जिलावार जो है कंटीजेंसी प्लान बना कर रखा हुआ है, जिसमें जब भी आपको जैसे 10 दिन आपका मानसून डिले हुआ तो किस फसल को आप लेंगे, 15 दिन डिले हुआ तो किस फसल को लेंगे, वो कंटीजेंसी प्लान जो है नेट पर वेबसाइट पर अवेलेबल है और सारे ज़िलों को प्रदान की गई है। और उसका जानकारी आप अपने डिप्टी डायरेक्टर लेवल से या ब्लॉक लेवल ऑफिसर से उसकी जानकारी लेकर के किस तरह का फसल आप ले सकते हैं अगर मानसून डिले हुआ। क्योंकि वर्षा आधारित खेती जो है मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है, उसको कम्प्लीटली जो है आपको फसल का जो चॉइस है वो आप कंटीजेंसी प्लान से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जहाँ तक मिट्टी का सवाल है तो वर्षा आधारित खेती प्रणाली जो है मिट्टी जिस तरह की मिट्टी है उसके हिसाब से आप खेती कर सकते हैं। जो जलोढ़ मिट्टी है या आपका जो है ह्यूमस वाली मिट्टी है, अलग अलग क्षेत्रों तो में अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्ध हैं सूचना। बिल्कुल। और उसमें आपके क्षेत्र के लिए जो भी यहाँ पर फसलों का चयन किया गया है उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। तो आपके सवाल का जवाब आपको यहाँ पर मिल गया है नंदस्वरूप मिश्रा जी। और अब बारी आ गई है ईमेल को शामिल करने की। गुंजन गुप्ता जी की ईमेल है और इन्होंने लिखा है कि प्राकृतिक खेती में गोबर
गोबर और गौमूत्र के अलावा कौन कौन सी खाद डाल सकते हैं जो आसानी से उपलब्ध हो सके? डॉक्टर दीप्ति, क्या कहना चाहेंगी हमारे व्यूअर के सवाल के जवाब के बारे में? गोबर और गौमूत्र में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जा रहे हैं जी। तो हमारी जो देसी गाय है उसके 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 ग्राम सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जी। और जब हम इसको जीवामृत और घन जीवामृत बनाते हैं तो इसमें करोड़ों सूक्ष्म जीवाणु की वृद्धि होती है जो मिट्टी में जाके बहुत सारे केचुए और बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणुओं को की वृद्धि करती है, जिससे कि हमारी मिट्टी उपजाऊ होती है और हमारे फसलों की उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। जो हमारे आज की हालात है, जो हमारी मिट्टी की स्वास्थ्य बिगड़ती जा रही है और साथ ही साथ मानव स्वास्थ्य भी इसके साथ दुष्परिणामों से गुजर रहा है, इसके लिए प्राकृतिक खेती बहुत ही आवश्यक हो गई है और हमें देसी गाय और गौमूत्र का ही प्रयोग करना है प्राकृतिक खेती में। इसके अलावा हम अगर कीटनाशकों और का प्रयोग करने की बात करें तो इसमें हम नीम और बहुत सारे ऐसे पत्तों का प्रयोग करना है जिससे हमारे कीटनाशी का प्रयोग उसके द्वारा किया जाता है कीटों के नियंत्रण के लिए। तो देसी गाय और के गोबर और गौमूत्र, उसके लिए जीवामृत हमें बनाने की आवश्यकता होती है। तो जीवामृत बनाने के लिए हमें एक 200 लीटर का ड्रम लेना होगा, उसमें 180 लीटर पानी, उसमें 10 ग्राम देसी गाय का गोबर और 10 लीटर देसी गौमूत्र, 1 किलोग्राम बेसन और 1 किलोग्राम गुड़ की आवश्यकता होती है और पुराने पेड़ की 1 मुट्ठी मिट्टी, और इन सबको पानी में घोलकर और उस सुबह शाम उसे लकड़ी के डंडे के सहारे से हमें क्लॉकवाइज दिशा में चलानी है जी। फिर यह जीवामृत 72 घंटे में यह तैयार हो जाता है। फिर इसे हम सिंचाई के साथ हम अपने खेतों में देते हैं जिससे सारे पोषक तत्व हमारे पौधों को उपलब्ध हो जाती है। बिल्कुल, तो देखिए गोबर और गौमूत्र का उपयोग करके आप जीवामृत यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, छोटी सी ही प्रक्रिया है, आप आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं, अपने खेतों में इसका उपयोग कर सकते हैं, जो आपकी खेत की मिट्टी की सेहत को तो सुधारता ही है, साथ ही साथ आपकी जो फसलें हैं उनकी गुणवत्ता में भी बेहतरी लाता है, पैदावार को बढ़ाता है। तो देखिए प्राकृतिक खेती में और भी बहुत सारे कारक हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। वर्षा आधारित खेती प्रणाली की चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याजखोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा आधारित खेती प्रणाली और साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में। आपके पास कोई भी सवाल है तो आप अपना फोन उठा सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com और समय समय पर फोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही यहाँ पर फ्लैश भी किए जा रहे हैं, तो आप इसके माध्यम से हम तक अपने सवाल पहुंचाइए। इसी के साथ हम हमारी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर सिंह का यहाँ पर रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सिंह, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि यहाँ पर फसलों का चयन कर सकते हैं, तो तालाब बनवाना है अपने खेत में तो उसके लिए क्या प्रक्रिया रहती है, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है, कितनी लागत आती है और सरकार की तरफ से कितनी मदद मुहैया करवाई जाती है?
यहाँ तक तालाब बनाने की बात है तो हमारे पास योजनाएं हैं। एक तो पंधारा विकास योजना जो कि हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इसी तरह से MGNREGA जो स्कीम है उसके तहत भी तालाब बनाए जाते हैं। जहाँ तक तालाब बनाने का है, किसान भाइयों को 90,000 तक सब्सिडी हमारे जो है जो स्कीम है उसमें 90,000 रुपये तक जो है प्लेन 75,000 तक जो है प्लेन एरिया में, और 90,000 में जो लागत दी जाती है आपको हिल एरिया में, मीन्स जो है जहाँ पर डिफ़िकल्ट टेरेन हो तो वहाँ पर आपको 90,000 रुपये दिया जाता है। तो ये स्कीमें हमारे पास हैं। किसान भाई उस स्कीमों के तहत जो है अपना, जहाँ तक ये कितना बड़ा तालाब होना चाहिए तो ये निर्भर करता है कि कितना किसान के पास, क्योंकि हमारे बहुतेरे किसान जो है स्मॉल और मार्जिनल हैं, मतलब छोटे और लघु सीमांत किसान हैं। तो लघु और सीमांत किसान के पास ज़मीन ज़्यादा नहीं होती है, तो 1 एकड़ में 1/4 पार्ट का अगर तालाब बनाते हैं तो तालाब के मेड़ों पर आप जो है हार्टिकल्चर के प्लांट्स या एग्रो फॉरेस्ट्री के प्लांट्स भी लगा सकते हैं। उसके आसपास मधुमक्खी का पालन कर सकते हैं, जो मुर्गी का पालन छोटा बहुत कर सकते हैं, जिससे आपका आय में कोई ये चूँकि 1/4 पार्ट आपका खेत का तालाब में निकल चुका है तो उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं। तो आपके आय में कमी नहीं होगी बल्कि वृद्धि ही होगी। तो आप उस 1/4 एरिया को लेकर के 1 एकड़ का ज़मीन है उसमें अगर 1/4 आप तालाब बनाते हैं और 3/4 में आप खेती करते हैं तो दैट सफाइस द सिस्टम। बिल्कुल, अगर एक छोटा सा क्षेत्र आपने तालाब के लिए उपयोग कर भी लिया है तो बाकी जो बचा हुआ आपका क्षेत्र है उसे आप एक योजनाबद्ध तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे, उसमें खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो आय है उसमें बढ़ेगी ही, उसमें कमी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगी। बस आपको यहाँ पर एक योजना बनाकर ही आगे चलना है। बढ़ते हैं आगे। एक और सवाल हमारे पास आ गया है और ये आया है फेसबुक के माध्यम से, और ये भेजा है हमें देव जी ने, और इन्होंने लिखा है कि मैं प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ, इसके लिए कहाँ संपर्क करना होगा? क्या कहेंगी डॉक्टर दीप्ति? प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं हमारे किसान भाई, कहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं? गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 2 दिनों की प्रशिक्षण शिविर लगती है और जो कि बिल्कुल मुफ्त है। और अगर अपने डिस्ट्रिक्ट के कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर भी आप प्राकृतिक खेती की प्रशिक्षण ले सकते हैं। वहाँ पे भी किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है प्राकृतिक खेती पर। बिल्कुल, तो देखिए आप यहाँ पर जितने भी आपके क्षेत्र के नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र हैं वहाँ का रुख कर सकते हैं। हर कृषि विज्ञान केंद्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं समय समय पर, आप उसमें भाग ले सकते हैं और प्राकृतिक खेती की बारीकियों को समझ सकते हैं। तो ऐसे में डॉक्टर दीप्ति आपसे जानना चाहेंगे, प्रशिक्षण हमने ले लिया, हमारे किसान भाइयों ने जान लिया कि किस तरह से प्राकृतिक खेती को अपनाना है, उसके बाद क्या कदम होना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करें, अगर बुआई कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, इन तमाम बातों के बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो किसान भाइयों को अपनी बीजों का बीजामृत के द्वारा उपचार करना है। तो बीजामृत बनाने के लिए हमें 20 लीटर गौमूत्र और 250 ग्राम चूना और उसमें गोबर 1 किलोग्राम और कम से कम उसमें पानी की मात्रा 20 लीटर होनी चाहिए, और एक पुराने पेड़ की 1 मुट्ठी मिट्टी, इन सब को मिलाकर हम 24 घंटे के लिए रखते हैं। फिर उन बीजामृत के द्वारा फिर हम बीजों को शुद्ध करते हैं। बीजों को शुद्ध करने से यह होता है कि हमारी जो मृदा में जो भी मृदा जनित रोग हैं या फिर बीज जनित रोग हैं, उनके द्वारा उनके दुष्प्रभाव से वो बीजों को बचाया जाता है और अंकुरन की भी क्षमता बढ़ती है और उनके अच्छी अंकुरन होती है और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है और जड़ भी अच्छी बनती है, जिसके कारण बीजामृत का प्रयोग करके किसान भाई बीजों को शुद्ध कर सकते हैं। उसके बाद आप हर सिंचाई में हम जीवामृत का प्रयोग करते हैं। तो जीवामृत का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। जीवामृत के सिंचाई के द्वारा प्रयोग करने से हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति को, उसके पोषक तत्वों जो उसमें छीन हो रही है, उसके पोषक तत्वों की उपलब्धता हम पेड़ों को
भरपूर मात्रा में उससे मिलती है जीवामृत के प्रयोग से। उसके आगे है कि हम घन जीवामृत का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि किसान भाई पौधों में टॉप ड्रेसिंग के लिए यूरिया का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हमें घन जीवामृत का प्रयोग करना चाहिए। घन जीवामृत बनाने के लिए हमें 100 किलोग्राम गोबर, 1 किलोग्राम दाल का आटा और 1 किलोग्राम दाल का आटा और 1 किलो गुड़ और उसमें 1 ग्राम मिट्टी की जो पुराने पेड़ की हो, इन सबको मिक्स करके इन्हें छाया में सुखाते हैं। फिर इनको सुखा के इन्हें 6 महीने तक स्टोर किया जाता है और जब भी जरूरत हो किसान भाई इनको अपने खेतों में फैलाकर इनकी उपलब्धता ले सकते हैं। इससे जो भी पौधों की आवश्यकता होगी पोषक तत्वों की, उन सबकी इन मात्राओं से उपयोग हो जाएगी। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर अगर आप प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर रहे हैं तो कौन कौन से आपके कदम होने चाहिए, हमारे विशेषज्ञ ने आपको अच्छे से बता दिया है। बढ़ते हैं आगे और अब डॉक्टर सिंह का मैं यहाँ पर रुक करना चाहूँगी। डॉक्टर सिंह, आपसे जानना चाहेंगे, आप लगातार यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमारे किसान इस प्रणाली को अपनाते हैं तो आय में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में हमारे किसानों का ये भी सवाल रहता है कि आय में वृद्धि तो तभी होगी जब लागत में कमी आएगी, तो लागत में कमी लाने में ये प्रणाली किस तरह से कारगर साबित होती है? लागत में कमी लाने के लिए भी ये प्रणाली बहुत, जैसे कि अभी हमारे बहन ने बताया जैविक प्राकृतिक खेती के बारे में, तो इसमें भी वो प्राकृतिक खेती को आप जो हमारा जो वर्षा आधारित खेती है उसमें आप कर सकते हैं और ये खेती में ये जो है जो लागत है हमारी कमी आ सकती है। दूसरा चीज़, अगर जैसे खरीफ की फसल हम ले रहे हैं तो रबी की फसल के लिए हम जो है तो मिट्टी को जुताई ना करके हम डायरेक्ट अगर जीरो सीड ड्रिल से हम डायरेक्ट सोइंग करते हैं तो जिससे तो जो है उसमें नमी भी बरकरार रहती है और जो धान पैडी या किसी फसल का अवशेष रहता है उससे मल्चिंग का भी काम करता है और नमी बराबर बनी रहती है, जिससे कि वहाँ जुताई का काश बचता है। तीसरी चीज़, लागत कम करने के लिए हम जो है जो भी अब पशुधन है हमारा उसके जो गोबर जो आता है, तो जैसे जैविक खेती प्रणाली है या जो प्राकृतिक खेती प्रणाली है, तो उसके आधार पर हम जो है बीजामृत ये वगैरह का इस्तेमाल करके खेती के लागत को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप वर्षा आधारित खेती प्रणाली को अपनाते हैं, इस मॉडल को अपनाते हैं, तो आप अपनी लागत में भी काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं और जब हमारे किसानों की लागत में कमी आएगी तो निश्चित तौर पर आय में बढ़ोतरी होगी ही। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे और अब मैं यहाँ पर रुख करना चाहूँगी डॉक्टर दीप्ति का। डॉक्टर दीप्ति, आपने बताया कि हमारे जो किसान हैं वो जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीजामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, घन जीवामृत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कौन कौन से स्तंभ होते हैं प्राकृतिक खेती के, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? इसके जो मुख्य घटक हैं वो एक बीजामृत है, दूसरा घन जीवामृत है और तीसरा जीवामृत है और चौथा है आच्छादन। जैसे कि हमारे यहाँ आजकल हम देख रहे हैं कि जल की बहुत ही कमी हो रही है जी। तो जल की कमी के कारण सिंचाई में भी बहुत ही दिक्कतें आ रही हैं किसान भाइयों को। किसान भाई भूमि से तो बहुत अधिक जल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो जल है, जल संरक्षण की मात्रा, जल संरक्षण नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए भी प्राकृतिक खेती बहुत लाभदायक है, क्योंकि जब हम जीवामृत और घन जीवामृत का प्रयोग करते हैं तो हमारी भूमि में बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु और केचुए बहुत ही मात्रा में वृद्धि करते हैं। जब ये केचुए एक छिद्र बनाकर मिट्टी में कम से कम 10 से 12 फुट तक नीचे जाती है, फिर उसके बाद वह दूसरे छेद से ऊपर आती है। इस तरह असंख्य जीवाणुओं का निर्माण होता है और उसमें असंख्य छेद बनते हैं, जिसके कारण हमारी जो वर्षा जब होती है तब हमारी प्राकृतिक खेती की जो भूमि होती है उसमें वर्षा का संरक्षण होता है। जल अपने आप भूमि में समाहित हो जाता है और नीचे चला जाता है, जिससे कि हमारी नमी भूमि में बरकरार हो जाती है। और जब हम आच्छादन करते हैं तो उसके कारण हमारा जो जैविक कार्बन है वो ऊपर उड़ के वाष्प बन के नहीं जाता है। तो एक तो जैविक कार्बन हमारा मिट्टी में ही बचा रह जाता है, दूसरा आच्छादन से हमारी मिट्टी में जो खरपतवार की जो समस्याएं आती हैं वो खरपतवार की समस्याएं नहीं होती, क्योंकि उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है। और अगर थोड़ी बहुत
खरपतवार उग भी आते हैं तो वो पीले पड़ के वहीं पे मर जाते हैं। इस आच्छादन से ये फायदे हैं। बिल्कुल, तो देखिए और हमारी वर्षा जल भी बचत होती है, और दूसरी बात आच्छादन से 50% पानी की भी बचत होती है। बिल्कुल। और हमारे आच्छादन के कारण केचुए दिन रात उसमें काम करते हैं, क्योंकि केचुए अंधेरे में काम करना पसंद करते हैं तो वह सिर्फ रात में ही करते हैं। लेकिन अगर आच्छादन हो जाती है तो केचुओं को पक्षी से जो डर होती है कि मैं बाहर निकलने के बाद उन्हें पक्षी खा जाएंगे, वो डर उनकी खत्म हो जाती है। इसलिए आच्छादन से केचुए हमारे दिन रात फ्री में मेहनत करते हैं। बिल्कुल, तो देखिए प्राकृतिक खेती अपनाने के कितने ही फायदे हैं। मिट्टी की सेहत बेहतर होती है, जल का संरक्षण होता है, भूजल स्तर में भी बेहतरी होती है, हमारी फसलों की अच्छी गुणवत्ता बनी रहती है, पैदावार भी हमें अच्छी मिलती है। तो प्राकृतिक खेती के कई सारे फायदे हैं और साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं वर्षा आधारित खेती प्रणाली के बारे में भी। इन विषयों से संबंधित जानकारियां आगे भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अभी रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा आधारित खेती प्रणाली के बारे में, प्राकृतिक खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है तो आप अपना फोन उठाइए, हमें फोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060, 1800-113061 और साथ ही हमारी ईमेल आईडी भी आपके लिए उपलब्ध है hellokisan2015@gmail.com। दोनों ही माध्यमों से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और सोशल मीडिया का भी आप रुख कर सकते हैं। हमारे 3 हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, जिनके माध्यम से आप अपने सवाल हम तक अभी भी पहुंचा सकते हैं। हम तुरंत कार्यक्रम में शामिल करेंगे, आपके सवालों के जवाब आप तक जरूर पहुंचाएंगे। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। एक ईमेल मेरे पास आ गई है जिसे मैं कार्यक्रम में शामिल कर रही हूँ। अब परशुराम जी की मेल है ये, और डॉक्टर दीप्ति आपके लिए है। इन्होंने लिखा है कि बैंगन की खेती से अधिक उत्पादन कैसे लिया जाए और जैविक कीट नियंत्रण कैसे किया जाए, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जैविक कीट नियंत्रण के लिए आप नीमास्त्र का प्रयोग कर सकते हैं। नीमास्त्र नीम के पत्ते 5 किलोग्राम और उसमें नीम के गौमूत्र 10 लीटर, सीताफल के पत्ते पीसकर तथा अमरूद के पत्ते, अरंडी के पत्ते, इन सब की मात्रा 2 किलोग्राम रखनी है। और इन सबको लकड़ी के डंडे की सहारे से आप सुबह और शाम
2 बार इन्हें घोल कर रखना है। उसके बाद फिर आप ये 48 घंटे में यह तैयार हो जाएगी। 48 घंटे में तैयार होने के बाद इसे आप सूती कपड़े से छान लें। फिर इसमें आप 5 लीटर या आवश्यकता के अनुसार आप 10 लीटर की भी मात्रा ले सकते हैं। उसमें 10 लीटर पानी में आप इसमें से जितनी भी घोल की मात्रा 5 किलोग्राम जो पत्तियां बनी हैं और उसमें 5 लीटर गौमूत्र है, इन सब के प्रयोग से जो हमारी घोल बनी है, इनके 2 से 3 लीटर का प्रयोग कर सकते हैं। उसमें मिलाकर हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि हमारे जो रस चूसने वाले कीट हैं और जो सुंडियां हैं, ये सब इनसे नियंत्रण हो जाएगी। बिल्कुल, तो कीटों का प्रबंधन तो आप जैविक तरीके से किस तरह से कर सकते हैं, ये हमारे विशेषज्ञ ने बता दिया। डॉक्टर दीप्ति, अक्सर देखा जाता है कि अगर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं हमारे किसान या जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें कीटों और बीमारियों का प्रकोप काफ़ी कम ही रहता है। ऐसे में अगर फिर भी बीमारी लग गई है तो क्या कर सकते हैं, और अगर पहले ही बचाव कर लिया जाए तो बेहतर रहता है। बचाव के लिए क्या कर सकते हैं किसान? बचाव के लिए तो सबसे पहले जब हम या तो पौधों की रोपाई कर रहे हैं या फिर बीजों की रोपाई कर रहे हैं जी, तो बीजोपचार करना चाहिए जी। बीजों की रोपाई या पौधों की रोपाई के लिए हमें बीजामृत का प्रयोग करना चाहिए। बीजामृत के प्रयोग से पहले जो बीमारियां हो रही है मृदा जनित या फिर हमारी जो मृदा जनित बीमारियां, इन सब से हम रोकथाम कर सकते हैं। और अगर और फफूंद बीमारियां होती है जिससे फंगल इन्फेक्शन, उनसे भी रोका जा सकता है। लेकिन अगर बीमारी आगे दिख रही है तो हम खट्टी छाछ 3 लीटर और 100 लीटर पानी लेंगे। खट्टी छाछ कम से कम 3 से 4 दिनों की होनी चाहिए। फिर उनका हम 24 घंटे में वह तैयार हो जाएगी। फिर उसका स्प्रे हम अपनी पौधों या बीजों फसलों पर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं फिर भी कीट और बीमारी का प्रकोप हो गया है तो क्या आपको करना है, और ना हो इसके लिए पहले ही आप बचाव जरूर कर लीजिए। बीजामृत से बीजोपचार जरूर कर लें। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं महाराष्ट्र से चंद्रकांत जी, जान लेते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। अच्छा, ये गोट मेंढी से गांडूळ खत कैसा बनाती? आप अपना सवाल दोहरा दीजिए। गोट का मेंढी से हेलो, ये गोट का लेंडी रहता है ना, गोट का गोबर जी, गोट का जीवामृत बनाने के लिए गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। गोट का लेंडी रहता है, गोट का शिप का स्पष्ट तौर पर हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं चंद्रकांत जी। जहां तक हम समझ पाए हैं आप यही जानना चाहते हैं कि जीवामृत बनाने के लिए कितने गोबर का इस्तेमाल करना है। हमारी डॉक्टर बता चुकी हैं, लेकिन डॉक्टर दीप्ति आपसे यही गुजारिश है, एक बार फिर से आप बता दें कि जीवामृत तैयार करना है तो क्या प्रक्रिया रहती है, कितने गोबर की मात्रा का उपयोग किया जाए? 10 किलोग्राम हमें देसी गाय के गोबर की आवश्यकता होती है और 10 लीटर गौमूत्र, गुड़ 2 किलोग्राम, बेसन 2 किलोग्राम तथा पुराने पेड़ की एक मुट्ठी भर मिट्टी जिसमें कि सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो इनमें मिक्स होकर जैसे ही हम दाल और गुड़ का प्रयोग करते हैं ऐसे ही ये सूक्ष्म जीवाणु असंख्य मात्रा में वृद्धि करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 1 ग्राम गोबर में 300 से 500 करोड़ जीवाणु होते हैं, लेकिन जब इसमें हम गुड़ और बेसन की मात्रा, बेसन को डालते हैं तब ये जीवाणु असंख्य रूप में उसमें बनते हैं। जैसे कि हम दही में जामन का प्रयोग करते हैं, उसी तरह जीवामृत का प्रयोग हम उसी तरह गुड़ और बेसन डालकर करते हैं, जिसमें कि जीवाणुओं की असंख्य वृद्धि होती है। इसको हम सुबह शाम 5 मिनट क्लॉकवाइज लकड़ी के डंडे से घुमाना है। फिर यह जीवामृत हमारी 5 से 7 दिन में, गर्मियों के दिनों में 5 से 7 दिन और सर्दियों के दिनों में 10 से 15 दिन में तैयार हो जाती है। फिर हम इसे जब भी हम सिंचाई करें अपने फसलों में जीवामृत का प्रयोग उसके साथ साथ कर सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं हरियाणा से सूर्य प्रकाश जी। हेलो हेलो हेलो
जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका सूरज प्रकाश जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, हम जैसे अपने खेती बाड़ी में वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करते हैं, चाहे गेहूं में भी किया था, अब आगे जो जीरी में करना है, तो उसमें ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे इसमें सूक्ष्म तत्व होते हैं, इसमें वो जीवाणु होते हैं, तो क्या वो जीरी के दौरान जब गर्मी बहुत ज्यादा होती है, 40 डिग्री से ऊपर वो चला जाता है तापमान, तो उस समय कैसे देना चाहिए जो वर्मी कंपोस्ट को हम घेरते हैं कि जीरी लगाने से पहले कि जब वो खेत की वाही कर रहे हैं उस समय सूखा होता है, या जब पानी आ जाए वो, जिससे कि जो उसके कीटाणु, जो उसके जीवाणु हैं वो मरे ना? बिल्कुल, डॉक्टर दीप्ति क्या कहना चाहेंगे आप इस संदर्भ में? वर्मी कंपोस्ट की बात कर रहे हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में जो हमारी केचुए जो डाले जाते हैं, वो केचुए हमारे भारत की होती ही नहीं है, वो हमारे विदेशों की होती है, कि जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाती है वैसे वो केचुए मर जाते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर अप होती है तब भी वो केचुए मर जाते हैं। और जो हमारी आइसेनिया फोर्टिडा का यूज होता है वर्मी कंपोस्ट में, ये जो केचुए हैं वो सिर्फ गोबर को ही खाते हैं, और अगर आप इन्हें मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी को नहीं खा पाते हैं, तो इसीलिए हमारे यहाँ देसी गाय के गोबर का प्रयोग के लिए कहा जाता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप जीवामृत और घन जीवामृत का अपनी मिट्टी में प्रयोग करें, अपने फसलों में आप घन जीवामृत और जीवामृत को दें, जिसमें कि सूक्ष्म जीवाणु और केचुए भरपूर मात्रा में होती है, और जो हमारे भारतीय केचुए हैं वो ना ही बहुत 50 डिग्री सेल्सियस पे भी अगर हमारा टेम्परेचर जाता है तब भी वो केचुए, भारतीय जो केचुए वो नहीं मरते, और ना ही टेम्परेचर डाउन होने के बाद भी मरते हैं। इसलिए आप जो हमारे देसी गाय के गोबर हैं उनका प्रयोग करें। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है सूरज प्रकाश जी, हमारे विशेषज्ञ ने आपको बता दिया है। और बढ़ते हैं आगे, एक ईमेल हमारे पास आ गई है, अंकुर सहाय जी की ईमेल है ये, और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से भेजी है इन्होंने लिखा है कि वर्षा आधारित खेती करने के लिए किसान को किन जगहों पर और कौन कौन सी फसलों का चयन करना चाहिए, कैसे मौसम के अनुसार करना चाहिए, इसकी खेती अच्छी तरह से हमें फ़ायदा पहुँचा सके। ये प्रश्न उत्तर प्रदेश से है, तो मेरठ में हमारा एक ICAR का सेंटर है जो इसी के ऊपर रिसर्च करता है, और उन्होंने बहुत सारे वर्षा आधारित खेती प्रणाली के संबंध में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एकीकृत कृषि सिस्टम खेती प्रणाली का उन्होंने जो है मॉडल तैयार किया है। तो वो मॉडल जो है आपको एग्रो इकोलॉजिकल कंडीशंस के अनुसार जो है वो हर क्षेत्र में उन्होंने तैयार किया है, उसका आप सहायता ले सकते हैं। दूसरी चीज़, हमने जैसे कि पहले ही बताया कि हमारा जो क्रीडा इंस्टीट्यूट है ICAR का, उन्होंने जो है अपना कॉन्टीजेंसी डिस्ट्रिक्ट वाइज कॉन्टीजेंसी प्लान, हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर ब्लॉक के लिए, डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक के लिए उन्होंने ग्रेनुलर लेवल पर जो है उन्होंने कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया है कि अगर मानसून डिले होता है तो आपको कौन सी क्रॉप लेनी है, 10 दिन डिले होता है कौन सी क्रॉप लेनी है, 15 दिन डिले होता है कौन सी क्रॉप लेनी है। जैसे मान लो ज़्यादा डिले हुआ तो आप जो है शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स को प्रीफर करना होता है। तो ये सब सारा सूचनाएं जो है उपलब्ध हैं, उस सूचनाओं का इस्तेमाल करके आप अपनी कौन सी क्रॉप आपको लेनी है वर्षा आधारित खेती प्रणाली में, वो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल, मोदीपुरम में ये जो संस्थान है स्थित है, IIFSR, यानी कि अगर हम इसका नाम लें तो भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है, मोदीपुरम मेरठ में ये स्थित है, और इसकी वेबसाइट पर जाकर भी आप तमाम जानकारियां हासिल इस संदर्भ में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नागेंद्र जी, आइए उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, स्वागत आपका कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी, बताएं। मैडम जी, मेरा सवाल ये है कि हमारी सारी की सारी खेती जो है वो धर्मशाला जोन में जो बारिश होती है उसके ऊपर आधारित है, यानी कि वर्षा के ऊपर आधारित है।
जबकि हमारे खड्डों में, नदी नालों में, हर एक जगह जमीन के साथ साथ है, लेकिन उनके ऊपर कोई तटबंध ही नहीं बनाता, ना पंचायत, ना सरकार, ना ही कोई दूसरा विभाग, कोई कृषि विभाग। तो मेरी आपके मार्फत भारत सरकार से मांग है कि हमारे नदी नालों पे छोटे छोटे बांध बढ़ाए जाएं, इससे भूमि का कटाव भी कम होगा, मिट्टी कम बहेगी। भाखड़ा बांध और जितने भी हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट हैं हमारे यहाँ पर, उनको वर्ष भर जो है पानी मिलेगा और पूरे हिंदुस्तान को उसकी वजह से बिजली मिलेगी। अन्यथा सारे का सारा बाढ़ में बह जाता है ये पानी। धन्यवाद। बिल्कुल, तो देखिए आपका जो एक संदेश है वो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से ज़रूर आला अधिकारियों तक पहुंचेगा और इस पर ज़रूर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन हमारे विशेषज्ञ उपस्थित हैं, बांध बनाने की यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। अगर बांध बना लेते हैं तो कितना फ़र्क पड़ता है सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता पर? बिल्कुल, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। पंधारा विकास योजना हमारी भारत सरकार लागू की हुई है, जिसकी ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के देखरेख में ये योजना है। और इस योजना के तहत छोटे छोटे जो आपके नाले, जो इसकी बात आप कर रहे हैं, छोटे छोटे नालों पर चेक डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं और ये बहुत हेल्प करता है। सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, मतलब जो ज़मीन में पानी जो है, ये जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो धीरे धीरे वो ज़मीन में भी प्रवेश करता है, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होता है और आपका फ्यूचर में जब बाद में उस ग्राउंड वाटर को आप उससे अपना सिंचाई भी कर सकते हैं। और साथ साथ जो पानी इकट्ठा हुआ छोटे छोटे था जो है चेक डैम्स में, उस पानी को आप सिंचाई में भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका बहुत बड़ा लाभ है और इसके लिए गवर्नमेंट अब पहले से ही इसके ऊपर जो है बहुत पहले से ही तो पंधारा विकास योजना लागू कर रखी है और इसका लाभ आप ले सकते हैं। ये राज्य सरकार में जो आप ग्रामीण विकास मंत्रालय की जो देखरेख कर सकते हैं, उनसे आप संपर्क करके आप ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर संपर्क करके आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये पंधारा विकास योजना जो है वाटरशेड कंसेप्ट पर लागू होता है। तो एक वाटरशेड में जितना भी नदी नाले हैं उनके ऊपर छोटे छोटे चेक डैम्स बनाए जाते हैं और इसमें भारत सरकार की तरफ से पहले से ही योजना मौजूद है। बिल्कुल, तो सरकार ने पहले से ही इस संदर्भ में सोच रखी हुई है और इस योजना की शुरुआत की हुई है। अब आप भी, जैसे आपने कार्यक्रम के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया है, अब आप भी संपर्क कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पर और इस योजना से जुड़कर आप जो भी समस्या है उसका निदान पा सकते हैं। इसी के साथ बता दें आपको किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में हम फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं वर्षा आधारित खेती प्रणाली और प्राकृतिक खेती के बारे में। आपके पास कोई सवाल है जल्दी से अपना फोन उठा लीजिए क्योंकि अब समय काफी कम रह गया है। और इसी के साथ बता दें आपको मेल्स का सिलसिला अभी भी जारी है। हम एक मेल शामिल कर लेते हैं। कृष्णा डांगी जी की मेल आई है ये। इन्होंने लिखा है कि मैंने अपने खेत में गर्मी में कुछ सब्जियां और फल लगाए हैं जैसे टिंडा, लौकी, बैंगन, ककड़ी वगैरह। इसमें अभी छोटे छोटे मच्छर कीड़े परेशान कर रहे हैं, तो इसमें कौन सी प्राकृतिक दवाई का उपयोग कर सकते हैं जिससे मच्छर मर जाएं? डॉक्टर दीप्ति क्या कहेंगे? सब्जियों में इन्हें मच्छर की समस्या हो रही है, किस तरह से निदान मिलेगा इन्हें? डॉक्टर दीप्ति। हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है ना हमारी? नहीं, हमारे किसान भाई ने अपने खेतों में सब्जियां लगाई हैं, बैंगन, ककड़ी, खीरा इत्यादि, और उसमें मच्छरों की समस्या आ रही है। ऐसे में किस तरह से प्राकृतिक रूप से निदान किया जाए, नियंत्रण कैसे हो? इसके लिए आप अग्न्यास्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। अग्न्यास्त्र बनाने के लिए गौमूत्र 10 लीटर, तीखी हरी मिर्च आधा किलो और लहसुन पीसकर आधा किलो और नीम के पत्ते पीसकर 5 किलोग्राम और तंबाकू 1 किलोग्राम, इन सभी को आप 4 उबाल आने तक उबालें। फिर उसके बाद इन्हें ठंडा करें। यह 48 घंटे में तैयार हो जाएगी। फिर इन्हें छान कर आप इनका स्प्रे कर सकते हैं 200 लीटर पानी में मिक्स कर और यह आप 3 महीने तक इसको आप रख सकते हैं। इसकी 3 महीने तक इसकी रखने की अवधि है। बिल्कुल। इसके इस्तेमाल से आपके मच्छरों का प्रकोप से आप शायद बिल्कुल, तो मच्छरों की समस्या जो है से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर दीप्ति, आप हमारे साथ जुड़ी, आपने इतनी अहम जानकारियां प्राकृतिक खेती के संदर्भ में हमारे सभी दर्शकों के साथ साझा की हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर सिंह हमारे साथ उपस्थित हैं। डॉक्टर सिंह, आखिरी सवाल मेरे पास आ गया है, मैं उसे ज़रूर शामिल करना चाहूँगी। आयुष साहा जी का मेल है ये कि गेहूं की खेती में कितनी बार पानी देना चाहिए और कब देना चाहिए, इसके बारे में आप जल्द से बता दें, समय कम है मेरे पास। गेहूं की खेती में 5 सिंचाई जरूरत पड़ती है, लेकिन वर्षा आधारित खेती में गेहूं में केवल 2 सिंचाई ही काफ़ी है। वर्षा आधारित खेती में चूँकि हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन नहीं है तो 2 सिंचाई से काम चल सकता है। पहली सिंचाई जो है आपको जो ही आपका जर्मिनेशन होने के बाद तो आप 15-20 से 20 दिन के बाद दे सकते हैं। फिर इसके बाद जो है जब फ्लावरिंग स्टेज में तो जो है गेहूं आता है तो उसमें आप जो है दूसरी सिंचाई दे सकते हैं वर्षा आधारित खेती प्रणाली के अंतर्गत। अगर आपके पास सिंचाई का साधन उपलब्ध है तो राइटूनिंग पीरियड पर मतलब भी सिंचाई करते हैं, जिससे केवल 5 सिंचाई की ज़रूरत होती है। वो 5 सिंचाई आप पूरा कर सकते हैं, गेहूं की पैदावार अच्छी होगी। इवन इन द वर्षा आधारित खेती प्रणाली में भी अगर 2 सिंचाई करते हैं थोड़ा कम जरूर पैदावार होगा, लेकिन इतना कम नहीं होता है। बिल्कुल, तो गेहूं में कब कब सिंचाई आपको करनी है ये आपने जान लिया है। अंतिम सवाल आपसे, हमारे दर्शकों के लिए क्या संदेश है वर्षा आधारित खेती प्रणाली को लेकर? वर्षा आधारित खेती प्रणाली को आप अपनाइए और आप जो है जैसे पुराने समय में किसान भाई तो बागवानी आपका खेती और पशुधन तीनों रखते थे, तीनों को आज आप प्राकृतिक खेती में वर्षा आधारित खेती में शामिल कीजिए, जिससे कि आप की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और कि जो भी आप पशुधन आपके पास है वो पशुधन के जो है गोबर और यूरिन से, जैसा कि आप प्राकृतिक खेती के बारे में हमारे बहन ने बताया, उसका भी इस्तेमाल करके आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। आप अपने खेती के लागत में कमी कर सकते हैं। तो हमारा यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में जो वर्षा आधारित खेती है
उसमें एकीकृत खेती प्रणाली अपनाएं और उसमें मधुमक्खी का पालन करें, मत्स्य पालन करें, मुर्गी पालन करें, आपका बत्तख पालन करें, भेड़ बकरी अगर मतलब जो हो सकता है तो वो पालन करें। नॉर्थ ईस्ट में जैसे पिग मतलब सुअर का पालन होता है तो उसका पालन करें। तो ये सब चीज़ें आपको हमेशा इनकम में बढ़ोतरी ही करेगी। बिल्कुल। तो देखिए, आप एक प्रणाली बनाकर अगर खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी आय में वृद्धि होती ही है। सरकार का लक्ष्य हमारे किसानों की आय को दोगुना किया जाए, तो अब हमारे किसानों का भी दायित्व है कि वो अपनी खेती के परिवेश में थोड़ा सा बदलाव जरूर लाएं। हमारी सरकार, हमारे कृषि वैज्ञानिक निरंतर तैयार हैं आपकी मदद के लिए, और इसके लिए हम हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ पर उपस्थित हैं उनका धन्यवाद देना चाहेंगे। डॉक्टर सिंह, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सभी को जागरूक किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान भाइयों बहनों, वर्षा आधारित खेती प्रणाली और प्राकृतिक खेती के बारे में आज के हमारे इस कार्यक्रम में आपने विस्तार से जान लिया है। ये तो बात हो गई आज के कार्यक्रम की। अब अगले कार्यक्रम में किन विषयों पर होने वाली है चर्चा, आइए आपको बता देते हैं। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे पशुओं में बांझपन की समस्या व निदान के बारे में, और इसके साथ ही हम आपको बताएंगे शूकर पालन के बारे में। दोनों ही अहम विषय हैं। कोई सवाल है आपके पास, पहले ही हम तक पहुंचाइए, ईमेल कीजिए हमें। ईमेल आईडी है हमारी hellokisan2015@gmail.com। इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे सोशल मीडिया माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनके माध्यम से भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। और साथ ही बता दें, डीडी किसान कॉल सेंटर नंबर है 1800-113-060, जिस पर सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कॉल करके अपने सवाल आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, जिन्हें हम कार्यक्रम में ज़रूर शामिल करेंगे। तो हमारे लाइव जो टोल फ्री नंबर हैं वो तो रहेंगे ही, जिसके माध्यम से कार्यक्रम के दौरान भी आप अपने सवाल हमसे साझा कर सकते हैं। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए, अगर आप हमारा कार्यक्रम दोबारा देखना चाहते हैं, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और आप हमारे तमाम एपिसोड्स दोबारा देख सकते हैं। तो इसी के साथ किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर नए विषय, नए विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।